अच्छा भी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने काफ़ी सारा काम किया था और हमने जो है वो अनसर्टेनिटी की जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर हमने बात की थी। अब इसमें हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि जब वैल्यूज़ अनसर्टेनिटी के साथ लिखी होती हैं तो हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि उनको किस तरह प्लस करते हैं, किस तरह माइनस करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो ये हुआ था कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं और वो दोनों वैल्यूज़ जो है आपको ऐड करनी है विद अनसर्टेनिटीज़, तो हम क्या करते हैं कि जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उनकी अनसर्टेनिटीज़ को भी ऐड कर देते हैं साथ में। इसी तरह जब हम दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यूज़ तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेकिन अगेन उनकी अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड कर लेते हैं। जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जिन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनकी जो वो है क्या कहते हैं, उनकी जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ हैं उनका जो सम होता है वो जो आंसर आ रहा होता है उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। ठीक है। इसके अलावा जब दो चीज़ों को डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनकी भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज़ का जो सम होता है वो आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। फिर मैंने डिस्कस किया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर आ जाए तो हम बस सिंपली उसको कैलकुलेट करते हैं पावर के साथ, और अनसर्टेनिटीज़ में हम क्या करते हैं कि जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है तो पावर जो होती है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से पहले आ जाती है, यानी कि फॉर्मूले में जिस चीज़ पे पावर होगी उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से पहले पावर उसको मल्टीप्लाई करेगी। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रैक्टिस के लिए। उसके आखिर में मैंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल आपसे करवाया था, इसमें आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करवाई थी। इसमें मैंने आपको ए और बी की वैल्यूज दी थी। तो मैंने आपसे कहा कि सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर है, डी जो है ए माइनस बी के बराबर है, ई जो है वो ए मल्टीप्लाई बाई बी के बराबर है, एफ जो है वो ए अपॉन बी के बराबर है, जी जो है वो ए स्क्वायर इंटू बी के बराबर है, और एच जो है वो ए अपॉन बी स्क्वायर के बराबर है। तो हमें जो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी थी और फिर मैंने आपसे कहा कि अनसर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट करनी। उसके बाद हमें सी डी ई एफ जी एच और सबको निकालने के बाद ए बी सी डी एफ जी एच सबकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है, और नोट क्या करनी है कि जब आपने सी निकाला तो सी ए प्लस बी के बराबर था, लेकिन ए और बी की जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी को अगर आप जमा करेंगे तो सी की परसेंटेज अनसर्टिनिटी के बराबर नहीं आ रही थी। यानी कि हमने ए प्लस बी किया था तो उसका आंसर सी था, लेकिन अगर आप ए और बी की परसेंटेज अनसर्टिनिटी को जमा करेंगे तो सी की परसेंटेज के बराबर नहीं आएगा। ऐसे हमने ए माइनस बी किया था वो डी के बराबर था, लेकिन अगर आप ए और बी के अगेन परसेंटेज अनसर्टिनिटी को जमा करेंगे तो आंसर जो है वो डी की परसेंटेज अनसर्टिनिटी नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, उसका आंसर ई आ रहा है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उस आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी और ए और बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप जमा करके एग्जैक्टली बराबर आ रहा था। ये देखिए ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 5 थी, की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 33 था, और ई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने अलग से निकाल ली थी वो 38.33 थी। तो 5 को आप 33.33 में जमा करें तो आंसर 38.33 आएगा। इसी तरह जब आपने ए को बी से डिवाइड किया था तो आंसर एफ आया था। तो अगर आप ए और बी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करें तो एफ की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी वही आ रही थी, यानी कि 38.33। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं डिवाइड होती हैं तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ का जो सम होता है ना वो आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं तो उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ का सम होता है ना वो आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर होता है। अच्छा, अब फिर हमने ए स्क्वायर इंटू बी किया था तो उसका आंसर जी आया था। अब देखें ए स्क्वायर इंटू बी करके जो आंसर जी आ रहा है उसमें अगर आप ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो 5% है, और चूंकि ए पे स्क्वायर है, क्योंकि ए पे स्क्वायर है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 10%, और बी है आपका 33.3%। तो आप जो 10% और प्लस
33.3% करेंगे तो आंसर 43.3% आएगा, जो कि जी के बराबर है। इस तरह जब आपने ए को बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो बी की परसेंटेज को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो जो है परसेंटेज जो है दोनों की, ए की और बी की मिलाकर एच के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो नतीजा ये निकला था कि अगर दो चीज़ें जमा हो रही हैं तो उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर नहीं होगी। दो चीज़ें माइनस हो रही होंगी तो उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का सम है वो आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी या डिवाइड हो रही होंगी तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का सम जो आंसर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के बराबर होगा। और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त अगर किसी चीज़ के ऊपर पावर आ जाती है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज का सम जो है वो आंसर की परसेंटेज एरर के बराबर होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल करते हैं। छोटा सा सवाल ये है कि अगर फर्ज करें कि इफ एरर इन डिस्टेंस मेजर्ड error in distance measured is equal to 2%, error in time measured is let's say 3%। हमने क्या किया, हमने जो डिस्टेंस मेजर किया उसमें 2% की एरर थी, और जब हमने टाइम मेजर किया उसमें 3% की एरर थी। तो फिर हम अगर स्पीड मेजर करते हैं तो हम स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो परसेंटेज एरर इन स्पीड कितनी होनी चाहिए फिर, परसेंटेज एरर इन स्पीड का होना चाहिए 2+3 यानी कि 5% के बराबर होनी चाहिए। ठीक है भाई, जब आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो आंसर की जो परसेंटेज एरर होती है उन दोनों चीज़ों की परसेंटेज एरर के सम के बराबर होती है। तो लिहाजा अगर आपने जो है वो 2% की एरर डिस्टेंस में की थी तो 3% की एरर जो है आपने टाइम में की थी, जो स्पीड में जो एरर आएगी कितने परसेंट आएगी, 5% आएगी। ठीक है, या फर्स्ट करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ इफ पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, फर्स्ट करें कि पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक है, अब v जो आपको गिवन है वो गिवन है लेट्स से ऑलमोस्ट कोई आपको ये गिवन है जनाब 5.2 प्लस माइनस 3%। यानी कि मैं जब आपको वोल्टेज की वैल्यू दे रहा हूँ 5.2 दे रहा हूँ, लेकिन इसमें एरर जो है ना एब्सोल्यूट नहीं दे रहा हूँ बल्कि परसेंटेज दे रहा हूँ, 3% एरर दे रहा हूँ। और r जो है उसकी वैल्यू है 2.0 प्लस माइनस 0.2, 2.0 प्लस माइनस 0.2। और मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन v। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन v। तो देखिए हमें परसेंटेज एरर इन v जो होगी वो सिंपली किसके बराबर होगी, परसेंटेज एरर इन v जो सिंपली के बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन v प्लस परसेंटेज एरर इन r। अभी v से पहले 2 टाइम्स क्यों लगाया मैंने, क्योंकि v पे स्क्वायर है, तो जो पावर होती है वो परसेंटेज एरर से या फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई हो जाती है। परसेंटेज एरर इन p विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3% प्लस r की परसेंटेज एरर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आर की परसेंटेज एरर गिवन नहीं है, निकालनी पड़ेगी। आर की परसेंटेज एरर क्या होगी, 0.2 डिवाइड बाई 2.0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बनेगा 2 3 6 और ये बनेगा 10। परसेंटेज एरर इन पी बराबर हो जाएगा किसके, 16% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम लाइन ये है कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी परसेंटेज एरर ऐड हो जाती है, दो चीज़ें डिवाइड होती हैं तो भी उनकी परसेंटेज एरर ऐड हो जाती है और आंसर की परसेंटेज एरर के बराबर होती है। और अगर इनसे किसी चीज़ के ऊपर पावर आ रही हो तो उसकी परसेंटेज एरर उस पावर से मल्टीप्लाई होती है और फिर उसको सम करने के बाद वो आंसर की परसेंटेज एरर के बराबर आती है। ठीक है, तो आई होप के बाद आप सब लोगों की समझ में आ गई होगी। अच्छा, कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके जो वो चीज़ें दे दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ ई इक्वल टू 8 पाई
आर क्यूब टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें p की वैल्यू 8 पाई r क्यूब टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब है। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूँ कि t जो है वो बराबर है 3.2 प्लस माइनस 2% के, r जो है वो बराबर है आपका 1.8 प्लस माइनस 1.3% के, और कैपिटल टी आपका बराबर है 2.9 प्लस माइनस 2.3%। इसमें एक बात नोट करें कि मैं जो आपको वैल्यूज दे रहा हूँ उसमें मैं आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं जो है वो वैल्यूज जो दे रहा हूँ वो विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये नोट करें कि देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैंने एक ऐसा से ज़्यादा में लिखी हुई है। जैसे आर की परसेंटेज एरर मैंने लिखी है 1.3%, टी की परसेंटेज एरर मैंने लिखी हुई है 2.3%। तो आप देख सकते हैं कि जो परसेंटेज एरर है ये 1 SF से ज़्यादा में लिखी जा सकती है, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसको हम 1 SF में ही लिखते हैं। जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसको हम 1 SF में लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो परसेंटेज एरर है उसको हम 1 SF से ज़्यादा में लिख सकते हैं। अब हमें क्या मालूम करना है, पी मालूम करना है। हमें मालूम करना है कि पी के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है वो भी मालूम करना है। हमें पी की वैल्यू मालूम करनी है और परसेंटेज एरर इन पी मालूम करनी है। अब देखिए पी तो इस फॉर्मूले से आएगा, पी की वैल्यू क्या होगी 8 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1.8 का क्यूब, टी की वैल्यू कितनी है 3.2 का स्क्वायर, डिवाइड बाई कैपिटल वी की वैल्यू कितनी है 2.9 का। इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखें पी का आंसर क्या है। इधर सॉल्व करके बताएं पी का आंसर क्या है, जल्दी से बताएं शाबाश। और 61.54, इसका आंसर आ गया 61.54। राउंड ऑफ करके आप 61.5 भी कर सकते हैं। और यहाँ परसेंटेज एरर इन पी पे आ गए। परसेंटेज एरर इन पी जो है वो बराबर होनी चाहिए किसके, देखें 8 एक नंबर है इसकी कोई एरर नहीं होती, पाई एक नंबर है इसकी भी कोई एरर नहीं होती, एरर होगी आर में, टी में और कैपिटल टी में। तो आज जो परसेंटेज एरर इन पी होगी वो होगी 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन स्मॉल आर, क्योंकि आर पे क्यूब है, 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन टी, क्योंकि टी पे स्क्वायर है, और प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ कैपिटल टी, तो कैपिटल टी पे क्यूब है। तो जिस चीज़ पे जितनी पावर है उसकी परसेंटेज एरर उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर, परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कितनी है 1.3%। 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन स्मॉल टी में कितने परसेंट एरर है 2% एरर, एंड 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन कैपिटल टी कितने परसेंट 2.3%। ठीक है, ये सब जमा करके बताएं इसका आंसर क्या है। 14.8, टोटल परसेंटेज एरर जो है 14.8% हो गया। पी का आंसर बनेगा 61.5
प्लस माइनस 14.8%। ठीक है। अच्छा, जो 61.5 प्लस 40.8% में लिखा है, इसको जरा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिख के बताएं कितना होगा। 61.5 प्लस माइनस 14.8 जो मैंने लिखा है परसेंट, ये तो एरर परसेंटेज एरर में लिखी है ना। एब्सोल्यूट एरर में देख के बताएं इसका आंसर क्या है। यानी 61.5 प्लस माइनस 14.8% को मैं एब्सोल्यूट एरर में कैसे लिखूंगा। हाँ, वेरी वन ऑफ यू, इस वैल्यू को परसेंटेज एरर में कैसे लिखा जाएगा, जरा लिख के दिखाएं। नहीं होते शाम, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। नाउ एनीवन ऑफ यू, देखें इसका मतलब ये जो लिखी हुई चीज़ का मतलब है कि हमारा आंसर 61.5 है, लेकिन इसमें 14.8% की एरर है। तो आप पहले 61.5 का 14.8% निकालें। 61.5 का 14.8%। अब किसी भी चीज़ का 14.8% निकालने का तरीका क्या है, पहले आप उसको डिवाइड बाय 100 करें। 61.5 का 1% हो गया ये, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 14.8 करें तो 61.5 का 14.8% हो गया। इसका आंसर पहले बताएं क्या आ रहा है। इसका आंसर बताएं 61.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14.8। 9.102, यानी कि आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा पी, वो जो है 9.102। अगर आपकी बात समझ में नहीं आएगी तो मैं उसको एक और तरीके से समझाता हूँ। देखिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या होता है। पी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होगा डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या चीज़ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी है ना ये। तो हमें डेल्टा पी मालूम करने में इंटरेस्टेड है, हमें डेल्टा पी मालूम करना है। डेल्टा पी किस बराबर होगा, नीचे पी लिखा हुआ है 61.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज एरर कितनी है 14.8 है। तो डेल्टा पी को अगर मैं मालूम करूँ तो किसके बराबर होगा 14.8 मल्टीप्लाई बाय 61.5 और 100 मात्रा के डिवाइड करेगा। तो वही बात हो गई है ना, परसेंटेज से निकाल रहा था एब्सोल्यूट वैल्यू। सॉल्व करके आंसर आ रहा है 9.102, ताकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ। अच्छा, अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम सिर्फ 1SF में लिखते हैं, तो 9.102 को राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे 9। तो इसको 1SF में लिख रहे हैं, यानी कि विदाउट डेसिमल लिख रहे हैं। तो फिर हमारी वैल्यू है, वैल्यूज को भी विदाउट डेसिमल लिखना पड़ेगा ताकि उनके डेसिमल प्लेसेस मैच करें। 61.5 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 और प्लस माइनस एरर कितनी आ जाएगी। यानी कि हमने पी को लिखा था विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी और हमने पी को लिखा है विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है भाई, तो आई होप की बात कुछ समझ में आई होगी आप लोगों के। ठीक है, तो ये बात आप लोग की समझ में आ गई माशाल्लाह से, तो फिर हम आगे चलते हैं। और अब आगे जो है वो हम बात करेंगे ज़रा एक वर्कशीट पे। उस वर्कशीट में जो है हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि अनसर्टेनिटीज वाले टॉपिक।
ऑलरेडी इसकी वर्कशीट में ओपन कर रहा हूँ, अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। दिस इज द वर्कशीट नंबर 8, जो कि अनसर्टेनिटीज के टॉपिक से रिलेटेड है। आई थिंक ऐसे पहला सवाल है, इस पहले सवाल में कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ अ स्मॉल बॉल falling at constant speed through a clear liquid in a glass tube. There are two marks on the tube. The top mark is positioned 115 plus minus 1 millimeter and the adjacent on the adjacent rule, and the lower mark at 385 plus minus 1 millimeter. The ball passes the top mark at 1.5 plus minus 0.02 seconds and passes the lower mark at 33.5 plus minus 0.02 seconds. The constant speed of the ball is calculated by 385 minus 115 divided by 3.50 minus 1.50 is equals to 270 divided by 2.00 is equals to 135 millimeter per second. Which expression calculates the fractional uncertainty in the value of this speed? देखें, बात यह है कि बॉल ऊपर से गिर रही है। जब बॉल इस पॉइंट से गुजरी जहां पर स्केल की रीडिंग थी 115, तो उस वक्त टाइम हुआ था 1.5 सेकेंड्स। और जब बॉल यहाँ से गुजरी जहाँ पे स्केल की रीडिंग थी 385, तो टाइम कितना होता है 3.5। तो अगर कोई शख्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेगा तो क्या करेगा, 385 में से माइनस करेगा 115 को, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेगा तो टाइम कैसे निकालेगा, 3.50 में से माइनस करेगा 1.50, तो ये स्पीड आ जाएगी। यानी सिंपली आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है जिससे स्पीड निकल आएगी। अभी कह रहा है कि इस आंसर की अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी। तो देखें, इस आंसर की अनसर्टेनिटी ऐसे निकलेगी कि पहले आपने 385 में से 115 को माइनस किया, आपने 385 में से 115 को माइनस किया। तो जब आप 385 में से 115 को माइनस करेंगे तो 385 और 115 की अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी। 385 और आपको जो 115 है, उन दोनों की अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाएंगी। अब 385 की अनसर्टेनिटी है 1 मिलीमीटर और 115 की अनसर्टेनिटी कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो इन दोनों की अनसर्टेनिटी मिलकर कितनी हो जाएगी, इन दोनों की अनसर्टेनिटी मिलकर हो जाएगी, देखो इन दोनों का 385 माइनस 115 का आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 270। तो 270 की जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, 2 की, क्योंकि 385 में भी 1 की अनसर्टेनिटी थी और 115 में भी 1 की अनसर्टेनिटी थी। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे 270, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 2 ऐड हो जाएगी। नीचे जो टाइम का डिफरेंस है 3.50 माइनस 1.50, इन दोनों में कितनी कितनी अनसर्टेनिटी थी, 0.02 की और 0.02 की। तो इन दोनों का डिफरेंस 2.00 आ रहा है और इन दोनों की अनसर्टेनिटी भी जमा होकर कितनी हो जाएगी, 0.04 हो जाएगी। दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जब दो नंबर डिवाइड होते हैं तो उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। तो उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या बनेगी, 2/270, और इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या बनेगी, 0.04 डिवाइड बाई 2.00। तो आंसर की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी वो इन दोनों की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज के सम के बराबर होगी, यानी कि 2/270 प्लस 0.0 डिवाइड बाई 2.0। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा ए में लिखा हुआ है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा।
राइट, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं पूछ रहा था कि मैं सोल्यूशन आपको दिया है, ये समझ में आ गया सबके? हाँ भाई, आप लोग तो यस नो में कुछ आंसर दो दें, बात समझ में आ गई सबकी या नहीं आई है? ऑलराइट, समझ में आ गई बात, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा? इसी हफ्ते आपने देखा कि यूवी ऑलराइट, तो सी आंसर भी आ रहा है, बी आंसर भी आ रहा है और डी आंसर भी आ रहा है। नाउ लेट्स सी, हम देखते हैं आंसर है क्या। देखिए, कह रहे हैं कि एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर. The current is 1.0 plus minus 0.2 ampere
and the potential difference is 8.0 plus minus 0.4 volt. So what is the resistance of the wire and its uncertainty? I think everybody knows that resistance is equal to V upon I. The value of V is 8.0. The value of V है और ये डेल्टा V है. ये वैल्यू I यानी कि करंट है और ये डेल्टा I है. V is 8.0 and current is 1.0. So R is 8.0. पहली बात. दूसरी बात, डेल्टा R अपॉन R should be equal to delta V upon V. ऑलराइट, सॉरी मैं दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था. तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा वी की वैल्यू 0.4 है और वी की वैल्यू 8.0 है, प्लस डेल्टा आई की वैल्यू 0.2 है और आई की वैल्यू 1.0 है. तो इस पूरे को सॉल्व करके बताएं डेल्टा आर का आंसर क्या आ रहा है. इस पूरे को सॉल्व करके डेल्टा आर का आंसर बताएं क्या आ रहा है. 2 आ रहा है. ठीक है, तो डेल्टा आर का आंसर 2 आ रहा है. तो इसका आंसर 2 आ रहा है, तो फिर हम आर को फाइनली लिखेंगे कैसे? आर को हम लिखेंगे 8 प्लस माइनस 2. अब इस तरह लिखने से हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं. पहली शर्त ये कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1SF में होना चाहिए, वो शर्त भी पूरी हो रही है. और दूसरी शर्त ये कि वैल्यू का और अनसर्टेनिटी का डेसिमल प्लेस मैच करना चाहिए, तो वो शर्त भी पूरी हो रही है. ठीक है, तो द आंसर इज, तो आंसर जो इसका डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े और सर इसका आंसर बताएं क्या होगा. जल्दी से आवाज सब लोग.
हाँ भाई, क्या आंसर आया फिर? ए आंसर आ रहा है, लेकिन किसी का बी भी आ रहा है। चले, कह रहे द रेजिस्टेंस ऑफ अ लैम्प इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से आपको रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो ज़ाहिर है आप पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट करेंगे, बी अपॉन आई करेंगे, तो रेजिस्टेंस आर आ जाएगा। कह रहा है which statement correctly describes how to combine the uncertainties in the potential difference and in the current। कह रहे कि ये बताएं कि आप जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की अनसर्टेनिटीज को कैसे जमा करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। कह रहे ऐड टुगेदर द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्चुअल अनसर्टेनिटी इन द करंट। कह रहा है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की अनसर्टेनिटीज को जमा करना है। बी में कह रहा है ऐड टुगेदर द परसेंटेज अनसर्टेन इन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द परसेंटेज अनसर्टेन इन द करंट। डी में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द एक्चुअल अनसर्टेनिटी, डी में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखें, सीओडी तो हम पढ़ ही नहीं रहा आगे, क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि वी नेवर सब्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटीज। अब मुझे ये बताएं कि जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं तो आप क्या उनकी एक्चुअल अनसर्टेनिटीज को जमा कर लेते हैं? मिसाल के तौर पर अगर वी अपॉन आई हम कर रहे हैं, आर बराबर है वी अपॉन आई के, तो क्या डेल्टा आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए हम डेल्टा वी प्लस डेल्टा आई कर लेंगे? इसका जवाब है नहीं। जब दो चीज़ें डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही होती है तो हम उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को जमा नहीं करते, बल्कि हम उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को जमा करते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा ए अपॉन आई। तो ये आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बराबर होगा। जैसा इसके आंसर ए में लिखा हुआ है कि ऐड टुगेदर द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इन द पीडी एंड द एक्चुअल अनसर्टेनिटी इन द करंट। तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप एक्चुअल अनसर्टेनिटीज को उस वक्त जमा करते हैं जब दो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ पीडी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। क्यों? देखें, जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं तो उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज का सम आंसर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज के बराबर होता है ना? अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, अगर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जब इन दोनों का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। तो जब दो चीज़ें डिवाइड या मल्टीप्लाई होती हैं तो आप उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज को जमा करते हैं या फिर उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को जमा करते हैं। परसेंटेज को हमने जमा किया था ना पिछले प्रैक्टिस में, लेकिन एक्चुअल अनसर्टेनिटी को तो हम कभी भी जमा नहीं करते। एक्चुअल अनसर्टेनिटी को हम सिर्फ उस सूरत में जमा करते हैं जब दो चीज़ें ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों, लेकिन यहाँ तो डिवाइड हो रहा है ना, वी और आई डिवाइड हो रहे हैं। तो जब दो चीज़ें डिवाइड या मल्टीप्लाई होती हैं तो फिर हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जमा करते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, ये नहीं होगा। क्या ख्याल है, हजम हुई बात? हमें बात हजम हुई आप लोगों को? आई होप कि समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब आप लोग करें फटक जल्दी से, शाबाश।
हाँ भाई, तो क्या जवाब है फिर इसका? ए, बी, सी। देखें, कह रहे हैं, इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट इन अ रेजिस्टर इज मेजर्ड एज 2.5 प्लस माइनस 0.05। तो पहले देखें कितना परसेंट बनता है ये। 0.05 2.5 का मेरे ख्याल से बनेगा ये 2% बनेगा शायद। ठीक है। The resistor is marked as having a value of 4.7 plus minus 2%। रेजिस्टेंस में 2% एरर है और करंट में भी 2% एरर है। तो कह रहा है कि if the values were used to calculate the power, what would be the percentage uncertainty in the value obtained। पहले तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इन टर्म ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो आई में 2% एरर है, क्योंकि आई में 2% एरर है तो उसकी परसेंटेज 2 से मल्टीप्लाई होगी, और प्लस आर में भी 2% एरर है, टोटल परसेंटेज एरर हो जाएगी 4 प्लस 2 यानी कि 6% हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, आपको पावर कैलकुलेट करनी है आई और आर को यूज़ करके। तो आई में 2% एरर है और आई पे स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा 4%। और आर में 2% एरर है, तो 4 और 2 को जमा करेंगे तो टोटल 6% एरर हो जाएगी पावर में। ठीक है। और बाकी है कि इंशाल्लाह ताला ये जो मज़ीद क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसके, इंशाल्लाह भी ये कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।